Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss the question paper. मैं उसको सॉल्व करता हूँ. लिटिल बिट बैकग्राउंड बता दूँ कि ये ट्रेनिंग जो थी वो 2 वीक मैंडेटरी ट्रेनिंग थी फॉर द सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स. सो ये ग्रेड 18 और 19 ग्रेड के ऑफिसर्स की थी जो पाइट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसके 12 दिन की ट्रेनिंग थी. तो इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर दोनों कैडर्स थे, मतलब कि टीचिंग कैडर से भी थे टीचर्स यहाँ पे एंड मैनेजमेंट कैडर से भी थे, क्योंकि जो 18 में से 19 में जाएंगे और फिर 19 से कुछ लोग 20 में जाएंगे. सो फिर उनकी जो है बाइफर्केशन थी कि कुछ लोग मैनेजमेंट साइड पे जाएंगे पोस्ट पे, कुछ जो है एसोसिएट प्रोफेसर पे जाएंगे. तो इसमें ये था कि कुछ टीचिंग कैडर में चले जाएंगे, कुछ जो है हमारे मैनेजमेंट कैडर में चले जाएंगे. तो मॉड्यूल जो हमने ट्रेनिंग जो मैनुअल बनाया था तो उसमें हमने दोनों पोर्शंस रखे थे. कुछ पोर्शन हमने टीचिंग से रिलेटेड रखा था और कुछ हमने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के हवाले से रखा था. तो क्वेश्चन पेपर भी क्वाइट ट्रिकी था कि, और इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन थी मैनुअल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग वगैरह वो पाइट की तरफ से था, और इसके ओवरऑल सुपरविज़न और जो हमें एनओसी दी गई थी वो स्टेडा से थी, एंड जो टेस्ट वगैरह लिया गया था तो वो बेसिकली डकार ने लिया था. डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम एंड रिसर्च विंग जो है उसका ये टास्क था, मैंडेट था. सो कोशिश करता हूँ कि इस पेपर को हल करें ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने पेपर किया था उसके लिए की भी हो जाएगी, और बाकी अदर देन दिस के कोई और भी इंटरेस्टेड हैं जो यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं मुझे, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी आगे कमीशंस के एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है मुझे काफ़ी इम्प्रूव लगा के क्वेश्चन पेपर, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको भी मैं अगर थारोली डिस्कस करता हूँ तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी. तो चलें जी, पेपर को स्टार्ट करते हैं और पेपर को हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये पेपर किस तरह है. तो पेपर में दोनों पार्ट्स होंगे, एकेडमिक भी होगा और प्लस जो है मैनेजमेंट साइड पे भी होगा, जिसमें कुछ टॉपिक्स लीडरशिप के हैं, कुछ एजुकेशन मैनेजमेंट के होंगे, कुछ जो है ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है. सो इससे और भी जो है इन्होंने जो इस पेपर के अंदर पार्ट ज़्यादा रखा है वो एकेडमिक साइड से भी है, मतलब कि एकेडमिक मैनेजमेंट से है, और इसमें लेट्स सी के क्या क्या आइटम्स हैं और इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्विच टू क्वेश्चन पेपर. चलें जी, तो ये उनका क्वेश्चन पेपर है. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर वन बाय वन. सो इट्स फॉर द BPS 18 एंड 19 एंड क्वालिफाइंग टेस्ट. वेन्यू इसका पार्ट था, इसके अंदर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 500 पार्टिसिपेंट थे. तो दैट्स द नेम, दिस इज द बायोडाटा ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड फ्यू इंस्ट्रक्शन फॉर द पार्टिसिपेंट्स. सो फर्स्ट सेक्शन इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसके अंदर टोटल 60 जो थे वो बेसिकली MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो लेट्स डिस्कस के स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम नंबर 1 इनको टिक करना था. तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली एक मॉड्यूल में से बनाए गए हैं, और डकार जो है उसके एक्सपर्ट्स हैं असेसमेंट के, तो उन्होंने इसको बेहतर तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को बनाया हुआ है. सो इसको लेट्स डिस्कस. तो हमारे शुरू के डेज में डे 1 पे हमारे रिफ्लेक्टिव राइटिंग और पोर्टफोलियो के हवाले से एक टॉपिक्स थे. सो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो आइटम है दैट इज़ अबाउट द रिफ्लेक्टिव राइटिंग. इसका कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज़ द मोस्टली कंसर्न विद द. तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा हम फ्यूचर को भी देखते हैं, पास्ट को भी, और फ्यूचर इसको भी देखते हैं, फ्यूचर को भी. So looking back with the view to the future, looking forward with the view to the past, या looking back with the view to the past. ये दोनों past हो गए. Looking forward with the view of present. तो looking back with the view to the future. तो ये ऑप्शन ए जो है इसका बेसिकली स्टेटमेंट है, उसी को जो है इन्होंने यहाँ पे क्लू करके जो लिखा है कि इसमें से क्या होगा. Then second part, the assessment tool that presents overall scenario of professionalism of individual is called MCQs. MCQ is basically multiple choice questions. CRQs are the constructive response questions होते हैं, या पोर्टफोलियो. डी ऑप्शन जो है हमारा रूब्रिक. तो इसमें जो ऑप्शन MCQs हम ओवरऑल असेसमेंट टूल नहीं है किसी भी प्रोफेशनल के लिए,
तो हमेशा याद रखें कि जब भी हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं या किसी प्रोफेशनल के लिए, तो वो हर एक बंदा जो है अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है, जिसमें इस ओवरऑल उसकी प्रोफेशनलिज्म या उसका ओवरऑल प्रोफेशनल वर्क जो है वो एक एविडेंस के तौर पे, एक फिजिकल एविडेंस हमें दिखाई देता है कि ये उसका ओवरऑल प्रोफेशनल वर्क है जो उसने अपने कैरियर के अंदर किया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, एंड CRQ या रूब्रिक जो है वो इसका ऑप्शन नहीं है बेहतर। तो ऑप्शन सी यू मे सेलेक्ट एज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन आइटम 3 है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेली इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटीज टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल इनटू अ कोऑपरेटिव ग्रुप इज नोन एज अ ग्रुप वर्क, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन या बॉन्ड क्रिएशन। सो इसमें 2 ऐसे आइटम हैं जो लुक्स वेरी सिमिलर, जैसे ग्रुप वर्क एंड टीम बिल्डिंग। सो यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो टीम बिल्डिंग का पढ़ाया था, and this is the definition of the team building. So option B is the right option. Then which type of communication always focus on a solution of problems? तो इसमें if I focus के हम इस पे जो है हम we are focusing on the verbal communication, तो इसमें ओवरऑल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए। उसके बाद हमारे पास वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड इज दैट it saves the time, stimulate active participation, increase students interest, permits individual attention। तो लेक्चर मेथड के सिर्फ अगर मैं बात करूं तो लेक्चर मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे पास लेक्चर मेथड में, तो इसका बेस्ट जो एडवांटेज हमारे पास वो है सेव द टाइम। क्योंकि जब आप टाइम को सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन मेथड या बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट मेथड्स हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग है वगैरह वगैरह, जो हमारे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो टीचिंग मेथड्स हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, वो ज़्यादा सेव टाइम के लिए यूज़ नहीं होते। इनफैक्ट वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। जब आपको टाइम बचाना हो तो उस टाइम पे उसका बेनिफिट लेक्चर मेथड का यही है, तो इट सेव्स योर टाइम। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगर पेडागॉजी इज कंसर्न विद, तो पेडागॉजी बेसिकली इज व्हाट? पेडागॉजी इज द वे ऑफ टीचिंग, सो इट डिस्क्राइब द टीचिंग मेथड्स। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। असेसमेंट टूल इज अनदर थिंग, करिकुलम एवेल्यूएशन इज आल्सो द असेसमेंट, इसको कह लेते हैं। मटीरियल डेवलपमेंट इज अनदर थिंग। सो पेडागॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द टीचिंग मेथड्स, इट्स द वे ऑफ टीचिंग। सो वे ऑफ टीचिंग इज आल्सो कॉल्ड द टीचिंग मेथड। 7th अगर आइटम को हम देखें, मेथड इन विच टीचर असाइंस स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स इज कॉल्ड व्हाट? आइदर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सेमिनार मेथड या असाइनमेंट मेथड, ये ऑप्शन। तो इसमें देखें अब टीचर जो है असाइन कर रहा है स्टूडेंट्स को टू रीड द बुक्स एंड आर्टिकल्स, सो इट्स असाइनमेंट मेथड। तो हम यहाँ पे मेथड जो हमने डिस्कस किए थे, लेक्चर मेथड में टीचर आएगा डिलीवर करेगा लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर आके कोई चीज़ डिमोन्स्ट्रेट करेगा, सेमिनार मेथड में डिब्रीफिंग ब्रीफ करेगा कोई चीज़, असाइनमेंट में जब कोई चीज़ असाइन करेगा बच्चों को तो दैट मेथड इज कॉल्ड द असाइनमेंट मेथड। सो एट का जो होगा, विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्कशन मेथड? अब डिस्कशन मेथड को अगर हम देखें तो डिस्कशन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम बच्चों के या जो पार्टिसिपेंट हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करें, उनको यूज़ करें, उनसे जो है वो डिस्कस करें, उनसे डिस्कस करवाएं, उनकी पीरियड नॉलेज को एक्सेस करें। तो वहाँ पे कंटेंट लिमिटेड, नो यूटिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, टाइम कंजप्शन, स्किल्ड इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट। सो इसका ऑप्शन जो बी है विच इज दैट इज वेरी राइट आंसर। उसके बाद कहते हैं विच मेथड इज आल्सो नोन एज अ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड। चलें जी, ये अच्छा आइटम है, इन्होंने लिखा है। ये एक स्टेटमेंट थी, मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन, एक थारोली हमने पढ़ाया था इनको। एक मेथड था जो, क्योंकि लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, उसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, तो मतलब वो मेथड जो होता है जो सिंपली हम ऐसे मेथड्स होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेक ऑफ अराइवल है, कोई एब्सेंटीज हैं, तो उनको हम नहीं गेज करें तो फिर हम उनको एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेल्फ डायरेक्शन इंस्ट्रक्टर देते हैं, तो भैया आप ये जाके कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो टीचिंग मेथड है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द प्रोग्राम्ड मेथड। ठीक है जी, तो ये मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। इसमें हम बच्चों के कैपेबिलिटी के बेसिस पे भी हम उनको टास्क असाइन कर देते हैं और इससे हमें टाइम भी बचता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि
ये हमारे पास लोकल एंड कमर्शियल प्रोफेशन के लिए या इंक्रीज काफ़ी थोड़ा सा ऑफ कोर्स ट्रिकी भी है। उसके बाद कहता है कि एन इफेक्टिव स्कूल SIP स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान इन स्कूल शुड इन्वॉल्व पेरेंट टीचर स्टूडेंट्स। जब भी हम SIP बनाते तो हम कोशिश करें कि सबको इंगेज करें, पेरेंट्स को, टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें ताकि एक बेहतर चीज़ जो है हम डेवलप कर सकें। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। उसके बाद 11th जो आइटम है कि डेवलपिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेक्स्ट बुक इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, पाइट, डकार, स्टेडा एंड स्टेडबी। पाइट का काम है ट्रेनिंग CPD करना, डकार का काम है कैरिकुलम से डील करना, स्टेडा का काम है पॉलिसी एंड गवर्निंग एक्रीडेशन एंड ये सारा काम पाइट का है, स्टेडा का है। और सिंटेक्स बुक बोर्ड का जो है बेसिकली बुक्स को जो है बनाना, उसको पब्लिश करना, फिर जो है ओवरऑल सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सिंटेक्स बुक बोर्ड का काम है, STDB का काम है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो D ऑप्शन है। उसके बाद कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स लिस्टिंग ऑफ स्किल एंड नॉलेज, आइडेंटिफाई द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, असाइनिंग एडिशनल टास्क। तो इसमें विच वन इज द राइट ऑप्शन? सो जब भी हम JDs की बात करते हैं तो JDs आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उस एम्प्लॉय की रोल्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो ऑप्शन B जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि परफॉर्मेंस हम एम्प्लॉय की किससे मेजर करते हैं, तो हम परफॉर्मेंस जो है वो या PER या SER जो हमारे बेसिकली जजिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ होती हैं। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास एम्प्लॉयज़ के हवाले से है। तो 12th नंबर इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद विच स्ट्रेटजी इज यूज टू डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड थॉट्स क्विकली। अब कौन सी वो स्ट्रेटजी है जो क्विकली हम यूज़ करते हैं आइडियाज़ और थॉट्स को जनरेट करने के लिए? तो उसमें रोल प्ले नहीं, रोल प्ले एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक एक्टिविटी है, बोस ग्रुप नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग या इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमारा सेमेस्टर इंटरव्यू भी हो सकता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इसमें हमारे जो क्विकली हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी हमारे हमेशा होती है हमारे ट्रेनिंग्स में, तो वी आर यूजिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, ताकि हम पार्टिसिपेंट्स के या स्टूडेंट्स के क्विकली जो है हम उनके आइडियाज़ और थॉट्स को रिव्यू कर सकें और उनको डिस्कवर कर सकें। उसके बाद एक और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सर्शन एंड हॉबीज़ और डैश एक्टिविटीज़। तो वो करिकुलर हैं, को करिकुलर हैं, इनफॉर्मल हैं या सोशल हैं। तो ऑफ कोर्स जितनी भी हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं अदर देन द करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को छोड़कर वो हमारी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो ऑप्शन B इज़ अ राइट ऑप्शन। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन माइक्रो लेसन प्लान। सो माइक्रो लेसन प्लान में मोस्टली रिसर्चेज में या आर्टिकल्स में हमने जो हम इवन दो पढ़ाते भी हैं तो काफ़ी आर्टिकल्स में कि माइक्रो लेसन प्लान इज़ अ वेरी शॉर्ट, उसके टाइम ड्यूरेशन होता है कि विद इन सम टाइम, किसी बुक में लिखा होता है 5 to 10, कहीं पे आपको जो है 7 to 10 मिनट्स जो है मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होते हैं, 7 मिनिमम एंड मैक्सिमम 10 मिनट तक, कि वो ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान के अंदर वी आर फोकसिंग ओनली वन स्किल के ऊपर, हम स्किल के ऊपर फोकस करें। जब हम मैक्रो लेसन प्लान को हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो मोर देन जो है जैसे 40 मिनट का लेसन प्लान है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो ऐड होते हैं, मगर इस लेसन प्लान के अंदर जस्ट एक ही स्किल के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है वो इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हम 16 नंबर को देखें, द नंबर ऑफ स्कूल्स इन अ cluster will be located within the radius of dash from the cluster of hub school। तो ये एक क्लस्टरिंग पॉलिसी आई थी 2013 में उस टाइम पे, जहाँ पे क्लस्टर्स और हब बनाए गए थे। तो उस पॉलिसी में ऑफ कोर्स मैं भी उसमें था जब हम गाइड टीचर की सिलेक्शन कर रहे थे। तो आई नो कि जो क्लस्टर होते हैं हब स्कूल्स, उसके रेडियस 15 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हमारे स्कूल्स आते हैं सारे के सारे उसी क्लस्टर हब स्कूल के विद इन लोकेशन उसके जो है उसमें आ जाते हैं। तो इसको हम 15 नंबर को जो है ऑप्शन बी जो है 16 का ऑप्शन जो बी है वो राइट ऑप्शन है। इन माइक्रो टीचिंग द फर्स्ट फेज इज व्हाट। तो माइक्रो टीचिंग में हमने पढ़ाया था कि उसमें जो फर्स्ट फेज है वो है बेसिकली नॉलेज एक्यूजिशन, तो या स्किल एक्यूजिशन है, फीडबैक है, ट्रांसफर है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट स्टेप है माइक्रो टीचिंग का। देन उसके बाद ऑप्शन 18 में जो कहते हैं कि फीडबैक एंड सेटिंग आर टू कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो फीडबैक एंड सेटिंग जो है हमने डिस्कस किया था कि ये नॉट स्किल्ड पोजीशन। इसके बाद जो ट्रांसफ़र फेज़ है
तो उसके अंदर ये बेसिकली हमने डिस्कस किया। तो इसका ऑप्शन जो सी है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद कह रहे हैं इन विच ईयर स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी वाज इनिशिएटेड। तो ये स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी इनिशिएट की गई थी 2013 में जो है ये इसका स्टार्ट किया गया था और 2013 में ये नोटिफाई हुई थी। सो ये 18 नंबर का जो ऑप्शन बी है दैट इज़ द राइट। तो इन चले जी 20 नंबर आइटम को देख लेते हैं। इन माइक्रो टीचिंग द क्लास साइज में बी 5 to 10, 15 to 30, 40 to 50 या अबव 50। अच्छा जी, माइक्रो टीचिंग क्लासेस के लिए जब स्किल की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्लास जो साइज़ होती है वो रिकमेंडेड जो साइज़ होती है आर्टिकल्स में या जहाँ पे भी हम पढ़ाते भी हैं समझाते भी तो 5 to 10 होनी चाहिए। मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 होने चाहिए, ताकि उस पर बेस्ट प्रैक्टिस हमारी हो जाती है। और इसमें ड्यूरेशन भी यही कि 5 to 10, समटाइम 5 किसी बुक्स में 10 to 15 मिनट भी लिखा होता है। तो बहरहाल जो इसके जो एवरेज है वो 5 to 10 है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग के हम वार्म अप होती है, प्रैक्टिस, एवोल्यूशन, एक्टिविटीज़। तो लेसन प्लान में हमेशा लास्ट में जो पार्ट होता है वो एवोल्यूशन का पार्ट होता है। जब हम टीच करके अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम एवेल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने कितना जो है वो सीखा है या नहीं सीखा। तो फिर छोटी सी असेसमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि हम ये टीचर के लिए भी फीडबैक होता है और बच्चों को भी हम उनकी एबिलिटीज़ को भी असेस कर रहे होते हैं कि वो कितना सीख चुके हैं इस लेसन में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी बेस्ट ऑप्शन है। तो 22 आइटम को अगर देखें कि इफ अ स्टूडेंट रीडिंग अ बुक ही या शी विल बी एट द कोग्निटिव लेवल ऑफ एप्लीकेशन, एवेल्यूएशन, नॉलेज, एनालिसिस में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। उसमें नॉलेज लेवल पे होता है शुरू में कि जस्ट उसको रीडिंग करना बुक को जो है वो उसमें एप्लीकेशन मतलब कि जहाँ पे उसको यूज़ आना चाहिए, एवेल्यूएट में जहाँ पे जजमेंटल होती हैं, एनालिसिस में जब बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है जहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सके या उनको जो है एनालाइज कर सके चीज़ों को, तो वो उसकी क्योंकि ये हमने क्रॉनिकल स्टेजेस हैं कोग्निटिव लेवल की, एक स्टेप बिल्डिंग जो है दूसरे के ऊपर बनती जाती है। पहले नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर जो है आप बच्चे को एप्लीकेशन देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बच्चा डायरेक्टली नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के बिना ही अप्लाई करना स्टार्ट कर, इस तरह नहीं होता। इट्स अन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, एक लॉजिकल वे होता है। पहले बेस में नॉलेज देंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग देंगे, प्रोसेसेस समझाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस हो सकती है यहाँ पे डिस्कशन। विच देन नाउ 23 जो है विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स। तो विच टीचिंग स्टाइल मोस्ट इफेक्टिव फॉर द लर्निंग, व्हेन डिड यू असाइन होमवर्क to a student, how would you improve the classroom teaching, what is the learning difficulty among the students, so how would you improve the classroom teaching is on a higher thinking skill जो है हमारा ये आ जाता है, जिसमें हमारे पास बच्चों को हम हायर ऑर्डर चीज़ों में इंगेज कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एनालिसिस और सिंथेसिस और क्रिएटिंग स्टेजेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है वो हमारे हायर। चलें जी क्विकली चलते हैं। Which statement is true for multiple choice question? A stem with a list of options are provided. A question followed by a single line answer. List of items that must be placed in correct order. A statement that must be answered selecting either true or false. तो हमेशा MCQs में याद रखें उसका जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें स्टेम होती है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है दैट इज कॉल्ड दी स्टेम। फिर उसके नीचे जो है उसके ऑप्शंस होते हैं। फिर ऑप्शंस में हमारे पास एक की ऑप्शन होता है, बाकी जो हमारे अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं या उसको डिस्ट्रक्टर भी कहते हैं, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। उसके बाद SLO स्टैंड फॉर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द अकाउंटिंग, बजटिंग, प्रोक्योरमेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स। जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या उनको ले रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ, तो उसको जो है हम पिपरा कहते हैं या सिपरा कहते हैं। तो पिपरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत जो है हम इसको जो है उसके तहत अगर सिंध की हो बात तो सिपरा आ जाता है, रूल्स सिपरा 2010 या और इस तरह। उसके बाद रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड कमोडिटीज आर कॉल्ड गुड्स।
जितनी भी ये चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, सारी गुड्स में हमारे पास आ जाती हैं। वर्क्स में हमारे पास सारे जितनी भी हमारे पास वर्क्स का काम होता है, बिल्डिंग और इनोवेशंस का, वो सर्विसेज में अगर किसी बंदे की हम सर्विसेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी की, तो वो सर्विसेज में आ जाती हैं। लोएस्ट इवेल्यूएटेड बिड इज आल्सो सेड टू बी द लोएस्ट इफ इज कॉस्ट इज लो। तो हम बिल्डिंग की जो करते हैं मिनिमम जिसकी कास्ट होती है, तो वही जो है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कोलैबोरेशन टूल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रीमलाइन द क्लासरूम एक्सपीरियंस। तो हम इसके लिए गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम या गूगल मीट या जीमेल, तो इसके लिए हम अगर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें तो इसके लिए हमारे पास जो गूगल प्लेटफॉर्म है तो वो गूगल क्लासरूम है। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। टाइम पीरियड ओवर विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारे पास, या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एट लीस्ट फॉर 10 years, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट आर टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द गुड सिटीजनशिप, गुड ट्रेनिंग, गुड लर्निंग एंड गुड टीचिंग। ये असल में मैंने एक दिया था कि डिजिटल सेफ्टी का एक टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो असल में गुड सिटीजनशिप टॉपिक था। उसी में ये दिया गया था कि बच्चों को जो है रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दें कि हम मटेरियल को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और डिजिटल सेफ्टी के हवाले से। तो राइट ऑप्शन इज ए। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लीगल एंटिटी इसका, जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो वो हमारे ऑफ कोर्स ऑडिटिंग में आ जाती है, ना कि अकाउंटिंग या बजटिंग या प्रोक्योरमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। डेज इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान, तो वो हमारे पास बजटिंग आ जाती है, तो बजट जो हमारे पास उसका कंप्लीट डिटेल्स हैं। उसके बाद 36 आइटम है कि परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर कम्स अंडर द कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसमें हमारे पास फिजिकल एक्सपेंडिचर में ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। बी न्यू एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड विद द बजट डॉक्यूमेंट, तो किस में दिया जाता है? हम कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइज स्कूल के अंदर या किसी इदारे के अंदर, जैसे न्यू कंप्यूटर, न्यू पोस्ट है या नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो किस में आ सकता है? तो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर जो ऐसे नहीं के तहत जो हम ये चीज़ें ले सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो राइट ऑप्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DDO ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग एंड इज द मेंटेनेंस ऑफ व्हाट एडमिशन रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशन, एग्जाम, अकाउंटिंग। तो इसका काम अकाउंट्स के साथ है, तो ये अकाउंटिंग ही रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बाकी रिकॉर्ड इसके काम के नहीं है। चले PC2 pro forma is concerned with the survey and feasibility, annual targets and implementation of this project completion। तो PC2 बेसिकली होता है, PC1 प्रपोजल होता है हमारा, PC2 हमारा फिजिबिलिटी एंड सर्वे होता है। जब भी हम कोई प्रपोजल सबमिट करते हैं ADP में, प्रोजेक्ट्स में देते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम PC1 बनाते हैं। तो PC1 से पहले हम PC2 फॉर्म भरते हैं, जिसमें हम उसकी फिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें देते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम PC1 बनाते हैं। उसके बाद PC3 जो हमारा एनुअल टारगेट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट है, PC4 जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन हमारा PC5 है। तो ये इस तरह इसकी याद रखिएगा, PC2, PC3 एंड PC4 एंड PC5 इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। PC2 का मतलब है सर्वे एंड फिजिबिलिटी। PC3 फॉर्म शुड बी फर्निश्ड बाय दी, तो इसका जो है हम PC3 हम 1 जुलाई को हम हर साल जो है वो फर्निश करने के पाबंद होते हैं। यहाँ पे उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज सबमिटेड बाय दी PC1, PC2, PC3। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा PC3 जो प्रोजेक्ट है उसके साथ। PC4 इज रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग, प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो PC4 है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद टाइप ऑफ द बजट वेयर रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, तो ऑफ कोर्स जब रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर से, तो हमारे डेफिसिट जो है हमारे पास बजट कहलाई जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट PC4 इज PC5 सबमिटेड आफ्टर 5 years। तो PC5 जो है इस कंप्लीट होने जब मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन द ऑफ प्रोजेक्ट PC5 इज सबमिटेड कब की जाती है? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो 5 साल प्रोजेक्ट होता है, तो मिनिमम जो है 5 साल के बाद जो है ये सबमिट करते हैं PC5 प्रोफार्मा। उसके बाद 45 है कि असेसमेंट अकर्स रेगुलरली थ्रू आउट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इज कॉल्ड दी। तो वहाँ पे 2 तरह के मोस्टली होते हैं, 3 टाइप्स हैं, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव हमेशा थ्रू आउट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की जाती है, जबकि समेटिव एट द एंड की जाती है, और डायग्नोस्टिक हमारे पास शुरू में जो है वो की जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है
तीन मोस्टली होती हैं हमारे पास। प्लेसमेंट है, हमारे पास टेस्ट भी होती है जो हम बच्चों को इनिशियली देखते हैं, जैसे एक ग्रेड में से दूसरे में लेके जाना है तो हमें प्लेसमेंट टेस्ट लेते हैं उनसे, ताकि बच्चों को उसकी एबिलिटीज़ को असेस करें कि किस लेवल पे है, तो फिर उसको उस हिसाब से जो हम प्लेस कर सकते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल कैरिकुलम? तो नेशनल कैरिकुलम में पहले मैं बता दूं कि पहले हमारे पास कॉम्पिटेंसीज आती हैं, फिर स्टैंडर्ड, फिर उसके अंदर में बेंच मार्क्स, फिर एसएलओज होते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन सा जो है राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, स्टैंडर्ड बेंचमार्क नो, स्टैंडर्ड बेंचमार्क एसएलओज हैं, बेंचमार्क एसएलओज एंड स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड एसएलओज हैं एंड बेंचमार्क्स हैं। तो कॉम्पिटेंसी यहाँ पे वर्ड नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, फिर जो है हमारे पास एसएलओज होते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे नेशनल कैरिकुलम का। पहले कॉम्पिटेंसीज आती हैं, फिर स्टैंडर्ड, फिर उसके अंदर में बेंचमार्क्स, फिर हमारे एसएलओज हैं। की लर्निंग एरिया इन द कैरिकुलम इज कॉल्ड दी स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, एसएलओ या कॉम्पिटेंसी। तो की लर्निंग एरिया हमारे पास कॉम्पिटेंसी, जैसे लैंग्वेज में आप चले जाएं, वहाँ पे रीडिंग कॉम्पिटेंसी है, लिसनिंग का है, स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी है, लेक्सिकल एक्सपर्ट्स की और कॉम्पिटेंसीज हैं। या साइंस में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ्स मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह आप और बाकी सब्जेक्ट्स में चले जाएंगे तो कहीं पे थीम्स आपको नज़र आएंगे। तो ये इस तरह जो है हमारे पास कैरिकुलम का एक स्ट्रक्चर है। तो समेटिव असेसमेंट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में लिया जाता है, मतलब कि किसी चैप्टर के एंड में या किसी सेशन के मिड में, या जो है आप समझते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, बाकी ये है कि ओवरऑल आप किसी को एक एंड ऑफ सेशन होता है तो आप ऑफ कोर्स एक समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जनरली वी यूज़ कीज, रूब्रिक, चेकलिस्ट या असाइनमेंट। तो वहाँ पे चेकलिस्ट जो है हमारे पास वो होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसके राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट और प्रिपेयर देयर ओन आंसर्स, तो CRQs, MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच ऑफ द कॉलम्स। तो यहाँ पे देखें ये सारी जितनी भी चीज़ें वो ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे बच्चे खुद नहीं बना रहे, मगर CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ए है। स्टूडेंट्स आर सपोज टू गिव डिटेल्ड आंसर्स, तो CRQs हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ERQ हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे डिटेल्ड बच्चे जवाब देते हैं। तो ये CRQs और ERQ, इसका राइट ऑप्शन जो है ERQ। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एक ऑप्शन उनको सिलेक्ट करना होता है। मैच द कॉलम, आपको पता है कि वहाँ पे हमें कॉलम्स को मैच करना होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्कोरिंग रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एसेज इज कॉल्ड, तो पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स की या चेकलिस्ट। अब इन क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? तो जो हमारे पास स्कोरिंग टूल है, जो इन ऐसे एटम हम बच्चे ने लिखा है, अब इस ऐसे एटम को किस तरह 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का ऐसे एटम है, CRQ आपका 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स आप किस तरह स्कोरिंग करेंगे? तो उसके लिए जो हमारे पास टूल यूज़ होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रूब्रिक। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। रिवाइज टाइटल ऑफ द सेक्टर प्लान वो क्या है? तो अभी जो इस रिसेंटली हमारे पास सेक्टर प्लान है, जिसका मैं भी फोकल पर्सन हूँ, तो उसका हमारे पास है स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान एंड रोड मैप, जो है उसका रिवाइज नाम है। इससे पहले सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान था, सेसब, ये है भी सेसब, मगर इसको नाम अब जो है स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान दे दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आपकी खुद पढ़ लीजिएगा इसको, ऑप्शंस को। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग CPD एक्टिविटीज़? ऑफ कोर्स मैंने पहले बता दिया था कि पाइट का काम है CPD एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, तो इसका ऑप्शन बी जो है पाइट है। स्टेटा का काम मैंने पहले बता दिया कि इसका गवर्निंग अथॉरिटी है जो पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ बनाती है। सिंटैक्स बुकवर्ड का काम बुक्स के रिलेटेड है, जबकि डकार का काम कैरिकुलम और रिसर्च से है और असेसमेंट से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम सिस्टम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, मगर इनमें से अगर मोस्ट सिलेक्शन करें तो वो हमसे बहुत मेजर जो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट वो बच्चों की स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल है। बेसिक पर्पस ऑफ द एकेडमिक सुपरविजन इज क्या है? एकेडमिक सुपरविजन का मेक स्कूल टाइम टेबल, डेटा स्टॉक रजिस्टर, या सॉल्व स्कूल इश्यूज, या सपोर्ट इन टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। ऑफ कोर्स इसका सुपरविजन का मतलब जब हम सुपरवाइजर भी रखते थे वो जाके स्कूल्स में टीचर्स की डिफिकल्टीज को देखें और टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व करें और सपोर्ट दें, तो ये उसका बेसिक काम था। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो क्या है वहाँ पे? बेसिकली है ब्लूम का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्रिएट स्टेज है, तो वहाँ पे आप क्रिएट में चले जाएंगे। हु हैज़ द पोजीशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी इन स्कूल मैनेजमेंट का? SMC के अंदर जो हमारा जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन होती है वो ना कि टीचर होता है, ना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, बल्कि जो स्कूल का हेड होता है या किसी इदारे का, तो वो उसका जो है जनरल सेक्रेटरी होता है। इफ़ अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट एन एसे, विच टाइप ऑफ असेसमेंट आइटम ही या शुड विल यूज़?
अगर बच्चे को कह रहा है कि आप लिखें, ऐसे लिखें कायदे-ए-आज़म के ऊपर या कोई एप्लीकेशन लिखें अपने पेरेंट्स को, कोई लेटर लिखें, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन तो ये किस तरह का होगा? एमसीक्यूज़ होंगे, सीआरक्यूज़ होंगे, ईआरक्यूज़ होंगे या एफआईबी होंगे? तो एमसीक्यूज़ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये तो नहीं हो सकते। सीआरक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे, मतलब जैसे डिफाइन मैटर, डिफाइन केमिस्ट्री, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट करवाना, लिस्ट करवाना। जबकि ईआरक्यूज़ हमारे एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे डिटेल में लिखेंगे। तो हमारे इसका राइट ऑप्शन जो है सी है, एफआईबी। एफआईबी आई डोंट नो कि किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉल दी, तो क्या है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल दी करिकुलम। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। सो इसके लेट्स मूव के इसका जो सेकंड पार्ट है एटम का, तो उसको हम देख लेते हैं। तो लेट्स मूव फॉर दिस डिस्क्रिप्टिव पार्ट। चलें जी, लास्ट में सॉल्व करते हैं जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन थे इसमें सेक्शन बी के अंदर, जिसमें हमें वेरी शॉर्ट और ब्रीफ आंसर देना था। तो उसमें यहाँ पे 4 जो है वो क्वेश्चंस थे, 4 आइटम्स थे। तो उसमें फर्स्ट था कि टू रीअरेंज द कोग्निटिव लेवल्स ऑफ द ब्लूम टेक्सोनोमी इन ऑर्डर फॉर्म। तो ब्लूम टेक्सोनोमी की जो कोग्निटिव डोमेन का जो लेवल्स हैं, तो उसको जो है रीऑर्गेनाइज करना था। तो इसमें किस तरह है कि अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, रिमेंबरिंग एंड सिंथेसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइंग एंड क्रिएटिंग। तो इसको उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना था। एंड बॉटम द फर्स्ट कौन सा है, सेकंड, थर्ड। तो हमें पता है कि इसके ब्लूम के 2 वर्जन्स थे, 1956 के अंदर और 2001 के अंदर आए थे 2 वर्जन्स। तो इसमें जो है वो नाउन वाला सेटअप है, दूसरा इसका वर्ब फॉर्म में था। तो इसमें फ़र्स्ट जो है वो हमेशा रिमेंबरिंग से स्टार्ट होता था। फर्स्ट इसमें जो है रिमेंबरिंग, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन उसके बाद एप्लीकेशन, अप्लाइंग, उसके बाद फिर जो है हमारे पास सिंथेसिस आ जाता है, देन हमारे पास एवेल्युएटिंग है 5th में, एंड 6th में जो हमारे पास क्रिएटिंग स्टेज। तो इसी तरह आप इसी फॉर्म में रख सकते हैं कि रिमेंबरिंग, देन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन, अप्लाइंग है, देन उसके पास सिंथेसिस है, देन हमारे पास एवेल्युएटिंग स्टेज है, देन क्रिएटिंग स्टेज है। तो ये उसका हायरार्की है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। तो ये क्वेश्चन 1 इसमें आपके 6 मार्क्स का था। उसके बाद कह रहा है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेटेड टर्म्स। उसमें जो फर्स्ट है नेम, NAM, तो नेम स्टैंड फॉर द न्यू अकाउंटिंग मॉडल। सेकंड ADP स्टैंड फॉर द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। एंड COA स्टैंड फॉर द चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। FRM बेसिकली 2 मैनुअल्स थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल है, एंड दूसरा जो है APPM। तो APPM का मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स मैनुअल। तो ये 5 जो है एब्रिविएशन थी और 5 जो कि 5 मार्क्स थी। उसके बाद कह रहा है कि राइट 5 की एलिमेंट्स ऑफ न्यू चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, COA का जो है आप फुल फॉर्म लिखें। उसके 5 कंपोनेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो न्यू अकाउंटिंग मॉडल जो हमारा कैश बेस मॉडल था जो पेफ्रा से है, तो उसमें आप कोड्स का जो बात कर रहा है कि उसके अंदर 5 जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कोड्स हैं। तो उसमें एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, फंड है, एंड फंक्शन, प्रोजेक्ट। तो ये 5 जो है हमारे पास 5 की एलिमेंट्स हैं। उसके बाद लास्ट जो आइटम है 64 है हमारे पास, राइट 4 मेजर टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो 4 जो हैं वो हैं तो वैसे बहुत सारे, मगर जो हमारे इसमें लिखना चाहें तो हम सर्वेंट लीडरशिप है हमारे पास, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, इमोशनल लीडरशिप है। इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम लीडरशिप में काउंट करते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, और अथॉरिटी जो और बहुत सारी जो है हमारे पास लीडरशिप के स्टाइल्स आ जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास लेज़र-फेयर के तहत वो भी स्टाइल है इसका। तो इस तरह जो है लीडरशिप के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये इसमें टोटल जो हमारे पास 64 आइटम्स थे, 80 मार्क्स था, 60 MCQs थे, बाकी जो इसकी 20 मार्क्स है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पेपर यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पार्टिसिपेंट्स वेरी इजी पेपर था। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इसी तरह हमारी एक और बैच भी है SS की, तो वो भी इसी तरह अपनी तैयारी करें, मैनुअल को देखें, मैनुअल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको कवर करें।
चले, आई थिंक ये आपको मेरा लेक्चर जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तो इसमें जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ जो पूरी सिंध के ऑफिसर्स के साथ भी, देखिए आज मैं शॉर्ट मैसेज ये भी दूंगा आपको कि देखें प्लीज़ कि ये दौर हमारा टेक्नोलॉजी का दौर है और आप खुद लोग जो है आप टेक्नोलॉजी से इक्विप हो जाएं और डिफरेंट जो माइक्रोसॉफ्ट की या गूगल की जो चंद जो रेगुलर बेसिस में हम एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उसको आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लें। तो इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो आपके कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव हो जाएंगी और इसी के तहत आप जो है अपना ईज़ ऑफ वर्क कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं जो आप बड़े मुश्किल्स में होते हैं। अकाउंटिंग का काम करना है, MS एक्सेल सीख लें, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वर्ड को सीख लें, कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है तो आप लोगों को अच्छी सी प्रेजेंटेशंस बनानी है, फिर प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। अगर आप ग्लोबली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी कम्युनिकेशन टूल्स हैं, चाहे वो गूगल प्लेटफॉर्म्स हैं, MS टीम्स हैं, जूम हैं, व्हाट्सएवर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब हमें आने चाहिए। और लाइव जितने भी आजकल कोलाबरेटिव हमारे पास टूल्स हैं, चाहे कोलाबरेटिव वर्ड है, पावर पॉइंट है, जितनी भी गूगल की एप्लीकेशंस हैं, एटलीस्ट हम इनसे तो एटलीस्ट हम फेमिलियर हो जाएँ। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा जो है वो कोर्स भी डिज़ाइन करूं जिसमें कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल प्लेटफॉर्म्स को स्पेशली फॉर द टीचर्स, स्टूडेंट एंड स्कूल के जो हेड्स हैं उनके लिए मैं ये बनाऊं ताकि ये चीज़ें सीखें। हम सिर्फ MS एक्सेल को सिर्फ इसलिए नहीं कि डेटा एंट्री के लिए, MS एक्सेल को समझने के लिए, उसमें रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है, उसमें हम डेटा को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेटा, पूरी सिंध की डेटा, उसको किस तरह इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी ट्रेनिंग्स में जहाँ पे हमारे लेक्स करते हैं। तो इसको इम्प्रूव करना है और इस पे मुझे मेरा साथ दें। तो अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जैसे और बहुत सारे वीडियोस आप लोग शेयर करते हैं तो इस तरह मेरी सपोर्ट भी हो जाएगी और मैं यहाँ पे वॉलंटियरली आप लोगों के लिए काम करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। ये मेरा मकसद है, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ हर टीचर, हर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हो फुली इक्विप हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे टीचर्स को गाइड प्रोवाइड करता है। और मैं बात करूँगा अपने कॉन्टेक्स्ट में रह के, अपने टीचर्स के साथ, अपने हेड्स के साथ, इन सब के साथ मैं साथ रहा हूँ। तो हम ये चीज़ें करेंगे, इसमें आप मुझे मेरा जो है भरपूर साथ दें। और आप इफ़ यू आर एग्री तो आप अगर मेरे साथ गो एड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करें और मुझे सजेशंस दें, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, मैं आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर नहीं हूँ, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचाऊँ। तो मेरी सपोर्ट के लिए, इसको मैसेज को मेरी सपोर्ट के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपने एजुकेशन को बेहतर कर सकें, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें और हम अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और ऑफिसर्स को इक्विप कर सकें टेक्नोलॉजी से। उन्हें कॉम्पिटेंसी उनकी डेवलप करें, जहाँ पे भी वो वीक हैं तो वो कॉम्पिटेंसी जहाँ पे लैक करते हैं तो उनको इंशाल्लाह डेवलप करने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूँगा। तो इस फोरम के ऊपर मैं सबको इन्विटेशन भी देता हूँ कि आए साथ मिलकर, और जितने भी पूरे पाकिस्तान के टीचर्स हैं उनको इक्विप करें हर लिहाज से, ताकि हम उनको फैसिलिटेट करें। जो भी वॉलंटियरली आके यहाँ पे सेशंस दे तो उनके लिए भी ये फोरम ओपन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।